नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट परीक्षावाणी पे आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, हम पेटी का रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट कर रहे थे। हमने पहले क्या खत्म किया? क्लॉक खत्म किया, फिर कैलेंडर, फिर रिलेशन खत्म किया, फिर कोडिंग डिकोडिंग। आज हम चर्चा करेंगे रैंकिंग की। हेडिंग डालिएगा आप, रैंकिंग। रैंकिंग अरेंजमेंट। बच्चों, रैंकिंग अरेंजमेंट में क्या होता है? इसमें 2 व्यक्ति दिया जाता है या 3 व्यक्ति दे दिए जाते हैं। उनके प्रारंभिक स्थान दे दिए जाते हैं, अंतिम स्थान दे दिए जाते हैं, या उनके व्यक्ति बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इन सभी का हमें डाटा दे दिया जाता है। और हमसे पूछा जाता है कि इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। राम, मान लीजिए कोई व्यक्ति है 2, राम और श्याम। उनमें किसी को कोई स्थान दे दिया गया, जैसे राम का स्थान दे दिया गया 7वां दे दिया गया, श्याम का स्थान दे दिया गया 4था। तो हमसे बीच में संख्या पूछ लेता है, या तो कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ लेता है। ऐसे सवाल इसमें हम आज करने वाले हैं। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन है। एक तो हमारा रहेगा कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या। एक हमारा रहेगा विकर्ण संबंध, या आप इसी में लिख सकते हैं प्रतिस्थापन, यानी कि इनकी स्थान बदल देना। और एक आपका टॉपिक रहेगा अधिकतम या न्यूनतम संख्या। एक एक पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कुल व्यक्तियों की संख्या। हेडिंग डालिएगा कुल व्यक्तियों की संख्या। हेडिंग डालिएगा कुल व्यक्तियों की संख्या। तो इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन नोट करिएगा। एक पंक्ति में 10 लोग बैठे हैं। पंक्ति में प्रारंभ से राम का स्थान राम का स्थान 7वां है, तथा अंत से 4था है। तो बताएं 4था है। एक व्यक्ति में 10 लोग बैठे हैं। पंक्ति में प्रारंभ से राम का स्थान 7वां है तथा अंत से 4था है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं आप? जैसे मान लीजिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 10 लोग बैठे हैं। और पंक्ति में प्रारंभ से राम का स्थान 7वां है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये स्थान प्रारंभ से।
कितने पे है? 7वें पे है। कौन है? राम है। और फिर कह रहा है अंत से चौथा है, 1 2 3, यानी यहां पे क्या है? चौथा है। अगर आप ऐसे निकालें इसमें तो 7 + 4 बराबर 11 के आ रहा है। अब पंक्ति में बैठे कुल लोग हैं 10 ही लोग हैं, तो एक व्यक्ति यहां पे एक्स्ट्रा कैसे हो गया? तो हमने इस 7 और 4 में जो यहां पे व्यक्ति बैठा है, इस पॉइंट पे जो यहां पे व्यक्ति बैठा है, इस पॉइंट पे इसी व्यक्ति को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। इसी को हमने 2 बार काउंट कर लिया, तभी हमारा 11 आ रहा है। तो क्या करते हैं यहाँ पे? एक आंसर कम करके लिखते हैं, आंसर 1 घटाकर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 11 - 1 बराबर 10। कितने लोग बैठे थे? 10 लोग। आंसर कितना है? 10 लोग। गणना तो छोटी थी, छोटा मान लिया था तो आप तो ठीक है, लाइन खींच कर निकाल लिए थे। अगर मान लीजिए यहीं पे कहीं संख्या ज़्यादा बढ़ा देता, 100 कर देता, 200 कर देता, 300 कर देता, तो क्या करते? तब आप तो लाइन नहीं खींच सकते थे। तो उसके लिए एक मेथड है, मेथड यूज करिएगा, देखिए वो क्या है। एक सूत्र दिया था, एक सूत्र है। सूत्र क्या है? x + y - 1 बराबर टोटल के। टोटल मतलब यहाँ पे क्या है? कुल व्यक्तियों की संख्या। x क्या है? यहाँ पे प्रारंभ है, प्रारंभ से। y यहाँ पे क्या है? अंतिम से। तो प्रारंभ से कितने व्यक्ति बैठे थे? 7, और अंत से 4 - 1 बराबर किसके? 10 के आ जाएगा। इसमें ऐसे सवाल पूछा करता है। अब हम बात करेंगे अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या की। या तो एक क्वेश्चन और ले लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नोट करिएगा। एक पंक्ति में राम प्रारंभ से राम प्रारंभ से 36वें स्थान पर है। छत्तीसवें स्थान पर है तथा सीता अंत से 42वें स्थान पर है। यदि सीता प्रारंभ से बाईसवें स्थान पर है, तो बताएं ये क्वेश्चन मार्क है। तो बताएं क्या? आपके पास सवाल क्या दिया है? राम का अंत से स्थान क्या है? राम का अंत से स्थान क्या है? इसी में दूसरा सवाल है, कुल कितने लोग हैं? कुल लोग पूछा है। सवाल है आपके पास, एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 36वें स्थान पर है तथा सीता अंत से 42वें स्थान पर है। यदि सीता प्रारंभ से 22वें स्थान पर है तो बताएं राम का अंत से स्थान क्या है? तो एक ही सवाल ले लीजिए, इसको हटा दीजिए। राम का अंत से स्थान क्या है? तो इसके लिए आप ये पता कर लीजिए दोनों स्थान पर प्रारंभ से कौन है, जिसके दोनों प्रारंभ से भी दिए हैं और अंत से दिए हैं।
यहां पर देखिए अब सीता 42वें स्थान पर है अंत से, और सीता का ही प्रारंभ से कहां दिया है 22वें स्थान पर दिया है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर टोटल दिया है, x जगह क्या रखेंगे 42 रख लीजिए, और y जगह क्या रखेंगे 22 रख लीजिए, माइनस का 1 बराबर कितने का हो जाएगा 63। कुल व्यक्ति कितने बैठे हैं 63 बैठे हैं। आपसे पूछा है, यहां पर सीता करिए, आपसे पूछा है सीता का अंत से स्थान कितना है, तो आप यहां पर कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर किसके टोटल के। टोटल आप संख्या यहां पर निकाल लिए हैं, कितना निकाले हैं 63 निकाल लिए हैं, और उसका कितना दिया था 36वें स्थान पर, 36 प्लस वाई माइनस का 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। जब आप 75 करेंगे तो 63 माइनस का 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28। सीता का अंत से स्थान कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, पहले कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल लेना है, उसके बाद जिसका पूछा जाता है उसमें उसको घटा दिया जाता है, तो उसका फाइनल आंसर आ जाता है। अब हम बात करेंगे अधिकतम संख्या या न्यूनतम संख्या की। तो हेडिंग डालिएगा अधिकतम संख्या न्यूनतम संख्या। इसके लिए कुछ शब्दावलियाँ यूज की गई हैं, वो देखिएगा क्या क्या होता है। अगर अधिकतम संख्या पूछे तो उसके साथ क्या लगा होता है, इसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। लिखिएगा यहाँ पे, एक तो हमारा अधिकतम है और इसी में क्या है न्यूनतम है। अगर अधिकतम की बात करता है, अगर अधिकतम की बात करें और यूज की जाएगी, और क्या कुल संख्या यूज की जाएगी, और क्या यूज किया जाएगा मैक्सिमम नंबर। अगर न्यूनतम है तो मिनिमम, कम से कम, और क्या कम के लिए क्या होता है एक शब्द घड़ी में आप पढ़ेंगे अतिव्यापन, अतिव्यापन भी हो जाएगा यहाँ पे। एक पीसीएस में क्वेश्चन आया था अतिव्यापन को लेकर, तो वहां का मतलब क्या होता है कम से कम संख्या। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम संख्या की। तो हेडिंग डालिएगा अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या का मतलब क्या होता है, अधिकतम संख्या का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना। अधिकतम संख्या का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना। तो हेडिंग डालिएगा यहाँ पे अधिकतम संख्या। मतलब क्या होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना। इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। आइए नोट करिए क्वेश्चन, मेरे साथ आप भी नोट करते रहिए क्वेश्चन। एक पंक्ति में प्रारंभ से राजेश का स्थान राजेश का स्थान 12वां है। इसी पंक्ति में अंत से सुमित का स्थान
स्थान 7वां है। इन दोनों के मध्य इन दोनों के मध्य 4 व्यक्ति बैठे हैं। 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो इस पंक्ति में अधिकतम संख्या क्या होगी? ये आपके पास क्वेश्चन है। एक पंक्ति में प्रारंभ से राम का स्थान 7वां है, राजेश का स्थान 7वां है, 12वां है। इसी पंक्ति में अंत से सुमित का स्थान 7वां है। तो इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो इस पंक्ति में क्या पूछा आपसे? अधिकतम संख्या पूछा है। अधिकतम संख्या का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना है हमें। तो कैसे बैठाएंगे, आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? छोटी वैल्यू है, आप लाइन खींचकर भी निकाल सकते हैं। पहले आइए उससे देखते हैं, लाइन बेसिक से। एक पंक्ति में राजेश का स्थान कितना है? 12वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये किसका है? राजेश का है। यहां पे ये व्यक्ति बैठा है। ये कहां से है? प्रारंभ से है। प्रारंभ से राजेश है। इन दोनों के मध्य अंत से सुमित का स्थान क्या है? 7वां है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये यहां पे 7 है। ये कौन है? सुमित है। अंत से सुमित हो गया। अब इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3 और ये 4। ये क्या है? मध्य में बैठे हैं कितने लोग? 4 लोग। आपसे पूछा है अधिकतम संख्या या कुल संख्या। तो आप क्या करिए, आप कुछ ना करिए, सीधे सीधे इनको जोड़ दीजिए। 12 4 16, 16 7 23 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? कुल संख्या कितना हो जाएगा? 12 + 4 + 7, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी? यहाँ पे 23 हो जाएगी। वैल्यू छोटी थी, लाइन खींच कर निकाल सकते थे। मान लीजिए यहीं पे वैल्यू अगर बड़ी कर देता, तो उसके लिए आप नोट करिएगा, एक फार्मूला क्या होता है इसका। फार्मूला बड़ा अच्छा है। अगर आपसे पूछे कुल व्यक्ति यानी अधिकतम संख्या या कुल व्यक्ति, अधिकतम या कुल व्यक्ति या ज्यादा से ज्यादा बैठाना, तो यहां पे आप फार्मूला जस्ट डी प्लस BD प्लस MD प्लस SD। अब यहाँ पे SD, MD और BD क्या है? SD, MD और BD क्या है? तो यहाँ पे नोट करिएगा, यहाँ पे BD बराबर है बिगर डिजिट यानी बड़ी संख्या, MD मिडिल डिजिट बीच की संख्या, और SD क्या है? यहाँ पे स्मॉलर डिजिट। बड़ी संख्या, बीच की संख्या और छोटी संख्या। प्रारंभ से बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है? 12 है। बीच की संख्या यहाँ पे कितनी है? 4 है। और छोटी संख्या यहाँ पे क्या है? 7 है। तो अगर आप इस फार्मूला पर रखना चाहें तो क्या कैसे करेंगे?
बड़ी संख्या 12 प्लस 4 प्लस 7, जब आप इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 23। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। इसी तरह आप मिनिमम संख्या निकाल सकते हैं। तो मिनिमम के लिए, मिनिमम मतलब क्या होता है, कम से कम। तो इसमें हेडिंग डालिएगा मिनिमम नंबर या कम से कम संख्या। हेडिंग डालिएगा कम से कम संख्या, कम से कम डालिएगा या न्यूनतम संख्या डालिए, न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या का मतलब क्या होता है, आपसे अभी क्या पूछा, अधिकतम संख्या पूछ रहा था, तो अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठा रहे थे। अब यहाँ पे आप क्या पूछा, न्यूनतम संख्या पूछा है। तो न्यूनतम संख्या का मतलब यह होता है कम से कम लोगों को बैठाना, कम से कम लोगों को बैठाना। तो यहाँ पे लिख लीजिए कम से कम लोगों को बैठाना, कम से कम लोगों को बैठाना। आइए इसी सवाल में देख लेते हैं, अलग से नोट नहीं करना पड़ेगा। एक पंक्ति में प्रारंभ से राजेश का स्थान 12वां है, इसी पंक्ति में अंत से सुमित का स्थान 7वां है। इन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में याद कर लीजिए, न्यूनतम संख्या कर लीजिए, पंक्ति में न्यूनतम संख्या होगी। न्यूनतम संख्या क्या है, तो आइए बात करते हैं। प्रारंभ से राजेश का स्थान कितना है, 12वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो हो गए राजेश जी 12वें पे। कहां से बात हो रही है, प्रारंभ से बात हो रही है। कौन है, राजेश जी हैं। अब अंत से सुमित का स्थान कितना है, 7वां है। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे क्या हो जाएगा, अंत से, यानी कम से कम लोगों को बैठाना है हमें, तो इसी में बैठाएंगे हम। ये यहां पे आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों के मध्य कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। इन दोनों के मध्य 4 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4, अलग पेन से दिखा दीजिए। चार लोग मध्य में बैठे हैं। जब आप इसके काउंट करेंगे तो यहाँ पे कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, आपसे पूछा न्यूनतम संख्या, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 7 4 11 और 2 13, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, टोटल 13 आ जाएगी। वैल्यू छोटी थी, लाइन खींच कर निकाल लिए थे। अगर मान लीजिए वैल्यू अगर बड़ी करता तो उसके लिए यहाँ फार्मूला है, थोड़ा नोट करिएगा। क्या है फार्मूला, क्या है इसका, न्यूनतम संख्या बराबर एस डी माइनस एम डी माइनस का 2 प्लस का बी डी। एस डी यहाँ पे क्या है, स्मॉलर डिजिट है, एम डी मिडिल डिजिट और बी डी बिगर डिजिट। छोटी संख्या, बीच की संख्या और बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी दिया है, 12 दिया है, रख लीजिए। छोटी संख्या यहाँ पे कितनी दिया है, 7 दिया है, रख लीजिए। एम डी यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया है और माइनस का 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 7 माइनस का 6 प्लस का 12, यहाँ घटे कितना आएगा, 1 प्लस का 12 बराबर 13 के। इस तरह से आप अधिकतम संख्या न्यूनतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर अधिकतम संख्या पूछे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठाना है तो आप सभी को ऐड कर दीजिए। अगर आपसे न्यूनतम संख्या पूछे तो क्या करना है, आपको ये सीधे फार्मूला लगाना है और आपका आंसर निकाल लेना है। इस तरह से ये हो गया हमारा क्या, अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या की बात। अब हम आगे बात करते हैं। आगे इसमें हमारा टाइप रहेगा क्या, स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण संबंध। उसको देखिए जरा।
हेडिंग डालिएगा स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण। विकर्ण संबंध या इसी को कहते हैं आपस में स्थान बदलना। आपस में स्थान बदलना। इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनका कुछ न कुछ दिया रहता है, प्रारंभ से स्थान दिया रहता है और अंत से स्थान दिया रहता है, और वो आपस में क्या कर लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं। जैसे राम का स्थान प्रारंभ से 7वां है और श्याम का किसी स्थान में क्या है, अंत से 8वां मान लीजिए हो गया, और ये क्या करते हैं, आपस में बदल लेते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्वेश्चन नोट करिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करिएगा। व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम का स्थान प्रारंभ से 17वां है। व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम का स्थान प्रारंभ से क्या है, 17वां है। सुनील का स्थान अंत से 11वां है। जब यह दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो सुनील प्रारंभ से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो बताएं क्वेश्चन क्या दिया इसमें। नंबर 1 नोट करिएगा। नई स्थिति में दूसरे व्यक्ति का स्थान, क्वेश्चन है नई स्थिति में दूसरे व्यक्ति का स्थान अगला क्वेश्चन इसी में, पंक्ति में कुल संख्या, अगला क्वेश्चन है इसी में, दोनों व्यक्ति के मध्य बैठे व्यक्ति की संख्या, दोनों व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्ति। ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम का स्थान प्रारंभ से 17वां है, सुनील का स्थान अंत से 11वां है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो सुनील प्रारंभ से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो बताएं नई स्थिति में दूसरे व्यक्ति का स्थान और पंक्ति में कुल संख्या, दोनों व्यक्तियों के बीच में बैठे व्यक्ति, ये आपको बताना है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए विकर्ण संबंध क्या करते हैं। विकर्ण संबंध जब दो व्यक्ति के 3 स्थान दिए हों, जब दो व्यक्ति हों और उनके क्या स्थान 3 स्थान दिए हों, तभी विकर्ण संबंध बनते हैं। व्यक्ति यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और प्रारंभ से कितना 17वां, अंत से 11वां है, और
15वां। दो व्यक्ति हैं, स्थान इनके दिए गए हैं 3, तभी इनके क्या विकर्ण संबंध बनेंगे। तो विकर्ण संबंध को सॉल्व करने के लिए हम कभी भी इनको दिशाओं के हिसाब से नहीं लगाते, कभी भी इनको दिशाओं के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो कैसे चलते हैं आइए देखते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले उस व्यक्ति को लेते हैं जिसमें दोनों स्थान हमें दिए गए, प्रारंभ से भी दिया गया हो और अंत से भी दिया गया हो। तो इसमें सुनील का स्थान अंत से हमें दिया गया है और सुनील का स्थान हमें प्रारंभ से भी दिया गया है। तो यहां पे आप लिख लीजिए सुनील, और यहां पे लिख लीजिए और कौन है हमारा दूसरा व्यक्ति, राम है। सुनील का अंत से स्थान कितना है, 11वां दिया है, और राम का स्थान कितना दिया है, यहाँ पे 17वां दिया है, और सुनील यहाँ पे प्रारंभ से कितना है, यहाँ पे 15 दिया है। तो जब आप इस पे जब चले, सुनील से राम की तरफ चले, यहाँ पे आप कितना ऐड किए थे, प्लस का 6 ऐड किए थे। तो सेम आप यहाँ पे भी ऐसे ही चलेंगे, प्लस का 6 ऐड करेंगे। यानी यहाँ पे क्या कैसे चलते हैं, घड़ी के हिसाब से चलते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा के हिसाब से नहीं, घड़ी की दिशा से चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है 15 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21। तो आपसे यहाँ कितना पूछा है, तो नई स्थिति में दूसरे व्यक्ति का स्थान यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आप आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे नई स्थिति में दूसरे व्यक्ति का स्थान क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा है, यहीं पे निकाल देते हैं। आपसे क्या पूछा, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, अगर आप इसको विकर्ण संबंध से चेक करना चाहें, अगर दोनों का मान बराबर आ जाए तो आपका क्वेश्चन सही है। आइए दिखा देते हैं विकर्ण संबंध कैसे बनेगा। यहां आप देख लीजिए, इसका पहले विकर्ण संबंध देख लीजिए कैसे बनेगा। यहां पे 11 है राम सुनील का, और वहां पे कितना है 17वां है, यहाँ पे कितना है 15 है, यहाँ पे कितना हो गया 21 आया है। विकर्ण संबंध कैसे बनता है, हमेशा तिरछा बनता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो 11 + 21 जब आप यहाँ पे जोड़े, यहाँ पे जोड़ लीजिए 11 + 21, अब जब आप यहाँ जोड़े और यहाँ पे कितना जोड़े 17 + 15 जोड़ दिए। अगर इन दोनों का मान बराबर आ जाए, अगर इन दोनों का मान बराबर आ जाए तब तो आपका क्वेश्चन राइट है। अगर जोड़िए इनको, कितना हो रहा है यहाँ पे 32, यहाँ पे कितना हो रहा है 32, यानी कि आपका आंसर क्या है, राइट है। दोनों का मान क्या है, विकर्ण संबंध आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कुल व्यक्तियों की संख्या की। तो यहाँ पे नोट करिएगा, कुल व्यक्ति बराबर, कुल व्यक्ति की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी एक विकर्ण का योग, किसी एक विकर्ण का योग माइनस का 1। जब आप किसी एक विकर्ण का योग लीजिए, अभी आप विकर्ण योग निकाले तो कितना, दोनों का मान बराबर आ रहा था। मान लीजिए 11 + 21 ले लीजिए, 11 + 21 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 31 आ जाएगा। तो वहां पे कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 31 व्यक्ति बैठे हैं। अगर आप इसमें क्या पूछा आपको, दोनों व्यक्तियों के बीच में बैठे व्यक्ति, बीच में संख्या पूछा है, वो कैसे निकालेंगे। तो आइए उसके लिए कुल की बात हो गई, अब बीच की संख्या निकाल लेते हैं। मध्य में बैठे व्यक्ति, मध्य में बैठे व्यक्ति, मध्य में बैठे व्यक्ति बराबर किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का योग प्लस का 1 ले लीजिए, यहाँ पे सॉरी माइनस का 1। किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का योग
माइनस का 1। ये आपके पास फार्मूला है। क्या है? मध्य में बैठे व्यक्ति के लिए फार्मूला क्या है? किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का योग माइनस का 1। मान लीजिए मैंने यहां पर कैसे लिया, सुनील को ले लीजिए, सुनील को लिया, किसको लिया? सुनील को ले लिया। इसका प्रारंभ से स्थान दिया और अंत से स्थान, इनका योग ले लीजिए। 11 + 15 माइनस का 1 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। सॉरी, योग नहीं, यहां पे अंतर। किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस का 1। यहां कितना आ जाएगा? जब आप इसको जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 15 माइनस का 11 माइनस का 1, तो कुल कितने आ जाएंगे? 15 माइनस 12 बराबर, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं। राम के लिए ले लीजिए, यहाँ पे राम के लिए देख लीजिए, क्या हमारे पास फार्मूला क्या है? किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस का 1। तो यहाँ पे ले लीजिए 21 माइनस का 17 माइनस का 1, यहाँ से भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। चाहे आप किसी भी व्यक्ति के लिए आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप सुनील से निकालिए चाहे राम से निकालिए, आंसर दोनों का सेम मैच करेगा। तो इस तरह से हुई बात, किसकी हो गई? रैंकिंग की बात हो गई। अब हम बात करेंगे आर्डर सीक्वेंस की, उसमें भी छोटा बड़ा पूछा जाता है। तो आइए निकालते हैं आर्डर सीक्वेंस क्या होता है। हेडिंग डालिएगा आर्डर सीक्वेंस, क्रमबद्धता। आर्डर सीक्वेंस, आर्डर सीक्वेंस को हम एक तीर के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तीर हमें यह दर्शाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, और जो उसका टेल होगा यानी पुंछ होगा वो हमें दर्शाएगा कौन छोटा है। तो तीर हमें क्या दर्शाएगा? ये हमें दर्शाएगा यच, यानी कि हेड। ये क्या होगा? बड़ा होगा या ज्यादा होगा। ये जो होगा पुंछ, यानी कि पूंछ इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में टेल बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? छोटा होगा या तो कम होगा। एक इसमें पूछा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हम बोलते हैं, ये क्रॉस इंफॉर्मेशन क्या होता है? सवाल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। किसी क्रॉस इंफॉर्मेशन वो होता है किसी एक व्यक्ति के बारे में हमें स्थान की जानकारी नहीं होती है, कोई बीच में बैठा है कि ऊपर बैठा है कि मध्य में बैठा है या सबसे नीचे बैठा है। तो आइए एक सवाल लिखते हैं। अगर सवाल में करेक्ट इंफॉर्मेशन है तो उत्तर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अगर सवाल में क्रॉस इंफॉर्मेशन दिया है तो उसका उत्तर हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसको हम सवाल, एक क्वेश्चन नोट करिएगा। प्रकाश गीता से लंबा है। प्रकाश गीता से लंबा है। अमर प्रभात से लंबा है। अमर प्रभात से क्या है? लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है। लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता।
जितना कि गीता है। प्रबोध प्रकाश से लंबा है। प्रबोध प्रकाश से लंबा है। तो पूछा है इनमें सबसे छोटा कौन होगा। इनमें सबसे छोटा कौन होगा, ये आपका क्वेश्चन है। प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता। प्रबोध प्रकाश से लंबा है, इनमें सबसे छोटा कौन है, आपके पास क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कितनी कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन को फॉलो करिए। क्या कह रहा है, प्रकाश गीता से लंबा है। कौन लंबा है, प्रकाश लंबा है, किससे, गीता से। ये यहां पे हो जाएगी गीता। कौन लंबा है, प्रकाश लंबा है, इसको लंबा कर दीजिए। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, अमर प्रभात से लंबा है, ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता। लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता, यानी कि गीता लंबी है किससे, प्रभात से, सॉरी अब किससे, अमर से। तो यहां पर लिख लीजिए अमर प्रभात से लंबा है। अमर किससे लंबा है, प्रभात से लंबा है। फिर कह रहा है लंबा, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता, यानी कि गीता क्या है, अमर से क्या है, अमर जो है गीता से क्या है, छोटा है। अब प्रबोध प्रकाश से लंबा है, अब यहां पे हो जाएगा प्रबोध। तो इनमें सबसे पूछा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, आपका आंसर क्या निकल जाएगा, प्रभात। इट इज करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, प्रभात हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, प्रभात। सबसे बड़ा कौन है, प्रबोध हो जाएगा। एक बार और इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, क्या क्या कंडीशन दी गई, सही से देखिए। कह रहा है प्रकाश गीता से लंबा है, यानी कि गीता छोटी है प्रकाश से, ये यहां पे हो जाएगी गीता। कौन लंबा है, प्रकाश। अमर प्रभात से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, यहां बनाइए थोड़ा सा। अमर प्रभात से लंबा है, अमर बड़ा है प्रभात से, ठीक है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता, यानी कि अमर गीता से क्या है, छोटा हो जाएगा। तो इसको यहीं पे रख लीजिए, सेम यहां पे रख लीजिए, यहां पे हो जाएगा अमर, यहां पे हो जाएगा प्रभात हो जाएगी। अब फिर कह रहा है प्रबोध प्रकाश से लंबा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन होगा, यहां पे प्रबोध हो जाएगा। अब पूछा है आपसे इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, प्रभात जी। ये सबसे छोटे हो जाएंगे, प्रबोध जी ये सबसे बड़े हो जाएंगे। अगर यहां पे क्वेश्चन कर देता इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा प्रबोध, और सबसे छोटा कौन है, प्रभात। इस तरह से आप इनको एक तीर के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल और लीजिए क्लास इन्फॉर्मेशन का, इसके बारे में तो हमें करेक्ट जानकारी थी, आसानी से निकल आया आंसर। अगर क्लास इन्फॉर्मेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नोट करिएगा। राम गीता से लंबा है, राम गीता से लंबा है। हंस आनंद से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है। बताएं इनमें से सबसे लंबा कौन है, बताएं इनमें से, सॉरी यहां पे थोड़ा सा
क्वेश्चन अभी और है इसमें। हंस आनंद से लंबा है। राज, एक व्यक्ति छूट गए, राज हंस से राजहंस से लंबा है, तो बताएं इनमें से सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा कौन है, यह क्वेश्चन है। राम गीता से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है, राज हंस से लंबा है, तो बताएं इनमें से सबसे लंबा कौन है। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या दी गई है, राम गीता से लंबा है। राम गीता से क्या है, लंबा है। हंस आनंद से लंबा है, ये यहां पे हंस है, किससे लंबा है, आनंद से लंबा है। राज हंस से लंबा है, राज हंस से लंबा है, तो बताएं इनमें से सबसे लंबा कौन है। गीता, राम जो है गीता से लंबा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, हंस आनंद से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है। राज हंस से लंबा है, राज हंस से लंबा है। आनंद हो जाएगा। अब हमें राज के बारे में, ये यहां पे क्या है, इसके बारे में हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि गीता से क्या है, छोटा है कि हंस से बड़ा है, तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। इसकी स्थिति 3 स्थितियों में ज्ञात की जा सकता है, या तो गीता से छोटा हो जाए राज, या हंस राज से क्या हो जाए, छोटा हो जाए तो ज्ञात कर सकते हैं, और क्या है, या तो गीता के क्या हो जाए, गीता से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए तो ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस तरह से क्रॉस इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन था ये। अब आइए बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो हेडिंग डालिएगा सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था, इस पे क्या होता है, इसमें कई सारे लोग होते हैं। एक परिवार में बहुत सारे लोग हैं, 6 लोग हैं, वो वर्गाकार बैठे हैं, आयताकार बैठे हैं, या तो त्रिभुजाकार बैठे होंगे, या तो वृत्ताकार बैठे होंगे। अगर इनका केंद्र मुख की ओर है, अगर इनका केंद्र कहाँ, मुख की ओर है, 2 स्थितियों में बैठ सकते हैं। एक तो केंद्र की ओर बैठ सकते हैं, एक कहाँ बैठ सकते हैं, केंद्र के बाहर की ओर। तो जैसा मैं लिखता हूं, आप एक मेज में बैठे हैं, आप एक मेज में बैठे हैं, और आपका कोई मित्र आ गया, ये मान लीजिए मेज है, आप यहां बैठे हैं, आपका कोई मित्र आ गया, तो आप उसको अपने दाएं बैठा दिए। घड़ी के हिसाब से देखें, यहां पे 12 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहां पे 9 हो जाएगा, यहां पे मान लीजिए 11 है, यहां पे क्या है, 1 है। जब आप 12 से 1 की तरफ जाएंगे, तो ये तो आपका हो जाएगा राइट, यानी कि घड़ी की दिशा हो जाएगी। और जब आप 12 से 11 की तरफ आएंगे, तो क्या हो जाएगी, यहां पे लेफ्ट, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। अब कोई व्यक्ति आया, आप अपने दाएं बैठा लिए, आप अपने दाएं बैठा लिए, मान लीजिए यहां बैठा लिए, तो आपके हिसाब से तो ठीक है, ये क्या है, दायां है, लेकिन घड़ी के हिसाब से यहां पे क्या है, अगर आप यहां पे देखें, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 4 बजेगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 बजेगा,
अगर आप 3 से आप 4 की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा ये राइट, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से बैठा रही, उसको क्या है दाया, लेकिन घड़ी के हिसाब से क्या हो बाएं पे बैठा है। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा बनाइए, इसमें कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाता है। तो अगर केंद्र की ओर मुख है, केंद्र की ओर मुख है, अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगी, दिशाएं आपकी क्या हो जाएगी वास्तविक, दिशाएं वास्तविक हो जाएंगी। दिशाएं मतलब वास्तविक, तो मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत। अगर केंद्र के बाहर मुख है, केंद्र के बाहर मुख है तो घड़ी की दिशा में हो जाएगा। मान लीजिए कैसे कैसे व्यक्ति बैठ सकता है, वृत्ताकार में बैठ सकता है, वर्गाकार में बैठ सकता है, आयताकार में भी बैठ सकता है और त्रिभुजाकार में बैठ सकता है। ये यहां पे 12 बजेगा, यहां पे 6, यहां पे 3, यहां पे 9, यहां पे 12, यहां पे 6, यहां पे भी 6, 3, 12 और 9, यहां पे भी 6, 3, 9 और 12, यहां पे 12, 3, 9 और 6। जब आप 12 से 1 की तरफ जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा राइट, यानी घड़ी की दिशा हो जाएगी। जब 12 से 11 की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। सेम इसमें भी 12 से 1 की तरफ राइट, 12 से 11 की तरफ क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी इसमें भी। और 12 से 11 लेफ्ट, 12 से 1 की तरफ जाएंगे तो राइट हो जाएगा। त्रिभुजाकार में भी 12 से 1 की तरफ जाएंगे तो हो जाएगा आपका राइट, और 12 से 11 की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। यानी कि आप कहाँ पे वृत्ताकार बैठा सकते हैं, वर्गाकार में भी, आयताकार में भी और त्रिभुजाकार में बैठा सकते हैं। हर स्थिति में व्यक्ति को बैठा सकते हैं। मान लीजिए मेरा कोई मित्र है और मैं एक मेज में बैठा हूं, मेरा कोई एक मित्र है, मैं एक मेज पर बैठा हूं। मेज कैसी होगी, वर्गाकार भी हो सकती है और आयताकार भी हो सकती है। उसको मैं अपने दाएं बैठा लिया, उसको मैं अपने दाएं बैठा लिया, उसको मैं अपने दाएं बैठा लिया, तो मेरे हिसाब से तो वो दाएं में बैठा है। लेकिन अगर घड़ी के हिसाब से देखें तो घड़ी के हिसाब से क्या हो बायां हो जाएगा, यानी कि विपरीत दिशा में बैठा होगा। इसी तरह जो मेरा बायां होगा वो दायां होगा, जो मेरा दायां होगा वो घड़ी के हिसाब से क्या हो जाएगा बायां हो जाएगा। जब क्वेश्चन केंद्र की ओर मुख करके दिया हो, कहां पे केंद्र की ओर, यहां मान लीजिए कोई केंद्र है, केंद्र की ओर मुख करके दिया हो तो दिशा हमेशा घड़ी के हिसाब से लेते हैं। तो दिशा हमेशा कैसे लेंगे, घड़ी के हिसाब से लेंगे। अगर व्यक्ति का दायां है, अगर व्यक्ति का दायां है तो घड़ी के हिसाब से क्या हो जाएगा वो बायां हो जाएगा। अगर व्यक्ति का बायां है तो घड़ी के हिसाब से क्या हो जाएगा वो दायां हो जाएगा। इस तरह से इसमें सवाल लगाते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 4 व्यक्ति हैं, चार व्यक्ति हैं, ए बी सी डी, ए बी और सी डी
एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और उनका मुख्य केंद्र और उनका मुख का केंद्र मुख्य और उनका मुख्य केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है। बी का मुख पूर्व की ओर है, बी का मुख पूर्व की ओर है और उसके सामने ए बैठा है और उसके सामने ए बैठा है। तो डी का मुख किस दिशा में पूछा है? डी का मुख किस दिशा में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन क्या दे रखा है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। इसमें थोड़ा सा दिशाएं की बात आ गई, थोड़ा दिशाओं के बारे में बात कर लेते हैं। 4 दिशाएं होती हैं। जो सबसे ऊपर की तरफ होता है उत्तर होता है, जो सबसे नीचे तरफ होता है दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। अब कह रहा है एक व्यक्ति है ABCD एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। मान लीजिए ये एक वर्गाकार मेज है और इनका मुख सब किधर है? केंद्र की ओर है। ये लीजिए केंद्र की ओर इनका मुख हो गया। यहां पे उससे क्या बजता है? 12 बजता है, यहां पे 3 बजता है, यहां पे 9 बजता है, यहां पे 6 बजता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में बी का मुख पूर्व की ओर है, तो अगर मैं बी को यहां बैठा दूंगा, अगर मैं बी को 3 की जगह बैठा दूंगा तो उसका मुख कहां चला जाएगा? पश्चिम में चला जाएगा। तो यहां पे तो बैठा नहीं सकते, तो बैठाएंगे कहां? 9 के पास। अब यहां पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा बी हो जाएगा। और उसके सामने कौन बैठा है? ए बैठा है। बी के सामने कौन बैठा है? ए बैठा है। क्वेश्चन में दे रखा है यहां पे बी है, यहां पे ए है, यहां पे बी है। और क्या पूछा है आपसे? यहां पे छूट गया क्या कुछ? थोड़ा सा क्वेश्चन नोट करिएगा थोड़ा सा। और उसके ए बैठा है और ए के बाएं सी बैठा है, ए के बाएं सी बैठा है। यहां पे थोड़ा देखिएगा, ए के बाएं क्या कह रहा है? ए के बाएं व्यक्ति के हिसाब से तो ठीक है वो बायां है, लेकिन घड़ी के हिसाब से क्या हो जाएगा? वो दायां हो जाएगा। तो सी कहां बैठेगा? हमारा 6 के पास बैठेगा। तो बचा कौन है यहां पे? हमारा डी बचा। बचा क्या? हमारा डी बचा। तो पूछा आपसे डी का मुख किस दिशा में है? तो अगर ये यहां पे क्या है? ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। इधर क्या होता है? पूर्व। इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। तो डी का मुख किस दिशा में है? अगर आप देखें तो डी का मुख दक्षिण दिशा में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। चार दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। एक व्यक्ति है, 4 व्यक्ति हैं। ABCD एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। ये वर्गाकार मेज हो गई। यहां पे अगर देखें और सबका केंद्र कहां? मुख की ओर है। कोई बात नहीं। यहां पे 12 बजता है, यहां पे 3, यहां पे 9 और यहां पे 6 बजता है। बी का मुख पूर्व की ओर है। अगर मैं 3 की जगह बैठा दिया तो उसका मुख कहां चला जाएगा? पश्चिम की ओर चला जाएगा। तो बी को हम यहां बैठा नहीं सकते, तो बी को कहां बैठाएंगे? 9 के पास। ये यहां पे हो जाएगा बी। तो बी का कहां मुख हो जाएगा?
पूर्व की ओर हो जाएगा। फिर क्या कर, अब बी के सामने कौन बैठा है, ए बैठा है, तो ए का मुख किधर हो जाएगा, पश्चिम की तरफ हो जाएगा। और क्या दे रखा है, उसके सामने ए के बाएं सी बैठा। अब इसको समझिए कि जरा, ए के बाएं व्यक्ति के हिसाब से तो ठीक है बायां, लेकिन अगर आप घड़ी की दिशा देखें तो ये क्या है, दायां है। तो यहाँ पे आप इसको सी को बैठा दीजिए, तो सी का मुख हो जाएगा किधर, उत्तर की ओर हो जाएगा। तो बचा आपके पास क्या, डी बचा, तो डी आप यहाँ बैठा दीजिए, डी को बैठा दीजिए यहाँ पे, तो डी का मुख किधर, किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। इस तरह से आज हम अरेंजमेंट की बात की, आर्डर सीक्वेंस की बात की, सीटिंग अरेंजमेंट की बात की। जो पीटी के सिलेबस के अनुसार था उतना बता दिया गया है। इसमें भी सीखने तो बहुत कुछ है, और हम कल पढ़ेंगे हम सिलोजिज्म। सिलोजिज्म या पहले बृहत एवं लघु है उसको पढ़ लेंगे, छोटे छोटे चैप्टर हैं उनको खत्म करेंगे, इसके बाद सिलोजिज्म शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इस तरह देखते रहिए और पढ़ते